अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम है मोहम्मद फ़ख़रुद्दीन। वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं फाइंडिंग द नॉर्मल टू ए कर्व सरफेस कि नॉर्मल कर्व सरफेस में कैसे फाइंड करते हैं, वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये टॉपिक पे आने से पहले हम समझते हैं कि नॉर्मल क्या है। नॉर्मल किसे कहते हैं पहले हम वो समझेंगे, उसके बाद में हम अपने टॉपिक पे आएंगे। तो लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की एससीईआरटी सिलेबस की टेक्स्ट बुक फिजिक्स की 10th क्लास की निकालिए और साथ में ग्राफ नोट लीजिए। जो भी मैं यहाँ पर समझा रहा हूँ उसे नोट डाउन कीजिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट से बिल्कुल इनिशियल पॉइंट से पढ़ेंगे, ठीक है, कोई टेंशन की जरूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में नॉर्मल के ऊपर पूरा रिसर्च खत्म हो जाएगा, पूरा नॉर्मल, ठीक है। नॉर्मल बहुत कुछ नॉर्मल है, बहुत सारे बच्चों को नॉर्मल के अंदर कंफ्यूजन रहता। आज के इस वीडियो को हम नॉर्मल को नॉर्मल कर देंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे नॉर्मल के ऊपर। तो सबसे पहले बढ़ेंगे कि नॉर्मल किसे कहते हैं। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये नॉर्मल समझना वो तो हमें रिफ्लेक्शन आना। रिफ्लेक्शन क्या है? फिनोमेना ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट रेस है। ऐसा फिनोमेना जिसमें लाइट टकरा के पलटती, लाइट रेस का आके टकरा के किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे पलटना, इसे हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। क्या कहेंगे इसे? रिफ्लेक्शन। अब मैं आपको बोलूं कि देखो भाई, रिफ्लेक्शन में तो फिनोमेना है, इसके बेस पर एक डायग्राम बता के बताओ मुझे। तो क्या करेंगे, एक कौन सी सरफेस किसी लेंगे, रिफ्लेक्टिंग सरफेस। जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूं, जैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस मैंने लिया एक प्लेन मिरर, ठीक है, ये एक प्लेन मिरर लिया मैंने एज ए रिफ्लेक्टिंग सरफेस, ठीक है। फिर मैं आपको बोला कि रिफ्लेक्शन का एक रे डायग्राम बनाओ। तो आप क्या करेंगे, रिफ्लेक्शन क्या है, लाइट रेस आगे टकरा के पलटती है। तो आप क्या करेंगे, सिंपल एक लाइट रे लेंगे, लाइट रे लेके इसको टकराएंगे, टकरा के साथ पलट देंगे, और ये जो डायग्राम बना इसे आप कहेंगे रिफ्लेक्शन का रे डायग्राम, ठीक है। बात सही है ना? लाइट रेस का आना, टकराना, पलटना, ठीक है, इसे हम डायग्रामेटिकली शो करें। यानी ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, लाइट रेस आ रही है, टकरा के पलट रहे, ठीक है। तो ये क्या है, ये फिनोमेना को हम कहेंगे रिफ्लेक्शन। ये फिनोमेना को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो यहां पर देखिए, ये जो लाइट रे है आके जो लाइट रे टकराई मिरर से, जो लाइट रे आके मिरर से टकराई, वो लाइट रे को हम कहेंगे इंसिडेंट रे। वो लाइट रे को हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। और जो टकरा के पलट गई, जो लाइट रे टकरा के पलट गई, वो लाइट रे को हम कहेंगे रिफ्लेक्टेड रे। वो लाइट रे को हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। मगर हमारी बात चली नॉर्मल के ऊपर। किसके ऊपर? नॉर्मल के ऊपर, कि ये नॉर्मल क्या है। तो मैं आपको बता के चलूं कि रियल लाइफ में रिफ्लेक्शन के फिनोमेना में आपको सिर्फ दो रेस मिलते। कितने? दो रेस। एक है आपकी इंसिडेंट रे और दूसरी आपकी रिफ्लेक्टेड रे। जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल कोई रे नहीं है, नॉर्मल कौन सी भी रे नहीं है। ये जो नॉर्मल है ये एक बस इमेजिनरी लाइन है। ये जो नॉर्मल है ये एक इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। और वो हमें डायग्राम्स के अंदर मदद करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है वो बताने के लिए, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है वो बताने के लिए। वो कौन रिप्रेजेंट करता है? वो आपका रिप्रेजेंट करता है एक लाइन जो कि इमेजिनरी लाइन है, जो कि इमेजिनरी लाइन है। वो लाइन आपको बताती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। किसके अंदर? रे डायग्राम्स के अंदर। किसके अंदर? रे डायग्राम्स के अंदर। तो चलिए बढ़ते समझते हैं कि नॉर्मल क्या, ठीक है। इंसिडेंट रे जो आगे टकराई वो इंसिडेंट है, और जो टकरा के पलट गई वो रिफ्लेक्टेड रे। जो पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई, जो पॉइंट पे इंसिडेंट रे टकराई, वो पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर रहते, वो पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर रहते। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि मान लीजिए ये एक वर्टिकल सरफेस है, तो इसके अगर मुझे 90 डिग्री ड्रॉ करना है तो मैं इसके ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस ऐसा ड्रॉ करूंगा। तो ये हम कहेंगे, इसको हम कहेंगे 90 डिग्री। इसे हम क्या कहेंगे, 90 डिग्री। अब मान लीजिए ये हॉरिजॉन्टल सरफेस है, मैं आपको बोला कि एक 90 डिग्री ड्रॉ करो इसके ऊपर, वो तो आप क्या कहेंगे, एक वर्टिकल रखेंगे, ये इसके 90 डिग्री। यानी कि 90 डिग्री को हम कहेंगे परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर जो कि सरफेस से परपेंडिकुलर है, वो परपेंडिकुलर को हम कहेंगे नॉर्मल। वो परपेंडिकुलर को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। और ये जो नॉर्मल है ये कोई लाइन रे नहीं है, ये बस एक इमेजिनरी लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिवाइड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। अब मुझे बताइए एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन किसे कहते हैं। ऑलरेडी बेसिक वीडियो में अपलोड कर रहा हूं, तो ये आप समझ लीजिए, ठीक है। ये जो एंगल बना इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के
दरमियान में जो एंगल बना, ये एंगल एक एंगल है। कितना एंगल है? एक एंगल। अब मैं आपको बोलूं ये एंगल में से मुझे आप बताइए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है। जो इंसिडेंट रे का एंगल है वो कितना है और जो रिफ्लेक्टेड रे का एंगल है वो कितना है, वो मुझे बताइए। तो आप क्या करेंगे, ये मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं, कुछ 20 डिग्री है, तो आप बोलेंगे ये एक ही एंगल है, तो हम क्या करेंगे, हम आपको मालूम है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आपको ये कहता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये जब 20 डिग्री है तो इसका हाफ कितना होगा? 10 डिग्री। कितना होगा? 10 डिग्री। तो आप कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंट कुछ 10 डिग्री है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कुछ 10 डिग्री है। ये आप लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन के बेसिस पर करें, ठीक है, सही बात है। तो इसे मैं डिवाइड कैसे करूं? एक ऐसी कौन सी लाइन रखूं कि हमें बताए कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। तो हम वो लाइन जो है वो लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल। वो लाइन जो है वो लाइन को हम क्या कहते हैं? नॉर्मल। ये नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि रे डायग्राम्स के अंदर हमें मदद करती है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है। और ये जो नॉर्मल है ये सरफेस के 90 डिग्री रहेंगी, सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हम क्या करते हैं, जो लाइट रे आके जो पॉइंट पे टकराई वो पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, वो पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। परपेंडिकुलर यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि अगर ये सरफेस वर्टिकल है तो इसके 90 डिग्री में हॉरिजॉन्टल, अगर ये सरफेस हॉरिजॉन्टल है तो इसके 90 डिग्री में वर्टिकल, ऐसे। तो हम यहां पर बढ़ेंगे सरफेस के 90 डिग्री। देखिए यहां पर तो ये जो सरफेस के 90 डिग्री जो है ये लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। ये लाइन को क्या कहेंगे? नॉर्मल। तो नॉर्मल कोई रे नहीं है, नॉर्मल कोई रे नहीं है, बस एक इमेजिनरी लाइन है जो कि डिवाइड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। और ये जो नॉर्मल है ये रहते हैं सरफेस के परपेंडिकुलर, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो वो लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल, वो लाइन को हम कहेंगे नॉर्मल। Normal is the imaginary line which divides the angle of incident and angle of reflection and which is perpendicular to the surface। ठीक है, एक ऐसी लाइन है जो कि डिवाइड करती है एंगल ऑफ इंसिडेंट को और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन को। और ये जो लाइन है ये बस इमेजिनरी लाइन है। ये कौन सी लाइन है? इमेजिनरी लाइन है जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, जो कि सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है। तो अभी मैं आपको बोलूं सरफेस के परपेंडिकुलर, कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर रहती है, इसके बेसिस पर नॉर्मल क्लासिफिकेशन, नॉर्मल कैसा फाइंड होता, सीधे सरफेस में कैसा फाइंड होता और कर्व सरफेस में कैसा फाइंड होता, वो देखेंगे। तो मैं आपको बोल रहा हूं, ठीक है, नॉर्मल जो है सो सीधे सरफेस में जो प्लेन सरफेस रहते हैं उसके ऊपर का जो नॉर्मल है वो परपेंडिकुलर रहता है। कैसा रहता? परपेंडिकुलर। अपना टॉपिक क्या है? अपना टॉपिक है कि फाइंडिंग द नॉर्मल टू ए कर्व्ड सरफेस। ठीक है, हमें नॉर्मल फाइंड करना है कर्व सरफेस का नॉर्मल, कि प्लेन सरफेस का नॉर्मल तो परपेंडिकुलर रहता, प्लेन सरफेस का नॉर्मल तो परपेंडिकुलर रहता, मगर जो कर्व सरफेस है आपका उसका नॉर्मल कैसे रहता वो समझो, उसका नॉर्मल कैसे रहता वो समझो। तो एक बेहतरीन सा एग्जांपल मैं आपको आपके टेक्स्ट का लेके समझाऊंगा। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल। तो मान लीजिए ये एक फोम है, ठीक है, फोम मैंने कुछ भी नहीं, प्लास्टिक का जो आपको टुकड़ा दिख रहा है, ठीक है, स्पंज के जैसा, इसे हम फोम कहेंगे। क्या कहेंगे? फोम। ठीक है, इसके ऊपर मैं कीड़े मार रहा हूं। ठीक है, आपके समझ में आने के वास्ते जो कीड़े है, हर एक कीड़ा जो है सो रिप्रेजेंट कर रहा है परपेंडिकुलर को, यानी कि मैं अभी समझा था कि नॉर्मल यानी कि परपेंडिकुलर टू द सरफेस। कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर? प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर। और हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है कि कर्व सरफेस के अंदर नॉर्मल कैसे रहते हैं वो समझना। तो चलिए बढ़ते हैं। प्लेन सरफेस के अंदर आपका नॉर्मल रहेगा 90 डिग्री परपेंडिकुलर टू द सरफेस। तो ये एक प्लेन सरफेस मान लीजिए, ठीक है, जो कि बिल्कुल प्लेन आपको दिख रहा है कर्व में। ठीक है, तो इसके परपेंडिकुलर देखिए, ये प्लेन सरफेस है, इसके परपेंडिकुलर ये कील, ठीक है, ये नॉर्मल, ये एक नॉर्मल, ये एक नॉर्मल, 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 ये जितने भी है ये सारे परपेंडिकुलर क्या है आपके? नॉर्मल है। क्या है? नॉर्मल है। नॉर्मल यानी कि सरफेस के परपेंडिकुलर। ठीक है, तो प्लेन सरफेस के अंदर नॉर्मल जो है सो सरफेस के परपेंडिकुलर रहता, सरफेस के परपेंडिकुलर रहता। और जो अपना टॉपिक है, अपना टॉपिक ये है कि कर्व सरफेस के अंदर नॉर्मल कैसे रहते हैं वो समझना। कर्व सरफेस यानी कैसा? टेढ़ा सरफेस। कैसा? टेढ़ा सरफेस। कर्व सरफेस भी आपके दो तरह के, कर्व सरफेस भी आपके दो तरह के, एक है आपका इनवर्ट कर्व और दूसरा है आपका आउटवर्ड कर्व। इनवर्ट कर्व में नॉर्मल कैसे रहता वो देखेंगे
और आउटवर्ड कर्व में नॉर्मल कैसा रहता वो देखेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं। ये मान लीजिए आपका प्लेन सरफेस, ठीक है। प्लेन सरफेस जब था, जब एक प्लेन सरफेस था तो इसका जो नॉर्मल था वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस था, ठीक है। अब जब एक कर्व सरफेस आया, कैसा कर्व है, इनवर्ट कर्व है। तो इनवर्ट कर्व लेके अंदर की तरफ दबा हुआ, ठीक है, अंदर की तरफ दबा हुआ कर्व, ठीक है। अंदर की तरफ जो दबा हुआ कर्व है उसके ऊपर नॉर्मल कैसा रहता वो देखिए, ठीक है। तो ये सारे नॉर्मल है। अब मैं ये जो सरफेस है प्लेन सरफेस को कर्व कर रहा हूं, ठीक है। यहां पर देखिए, अब मैं सरफेस को जब कर्व कर दिया तो सारे नॉर्मल्स का बिहेवियर देखिए कैसा चेंज हो रहा, सारे नॉर्मल्स का बिहेवियर देखिए कैसा है। सारे नॉर्मल्स एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके मीट कर रहे हैं, देखिए सारे नॉर्मल्स। जब सरफेस सीधा था तो सारे जो नॉर्मल्स थे वो परपेंडिकुलर टू दी सरफेस थे। जब सरफेस इनवर्ट में कर्व हुआ, जब सरफेस इनवर्ट में कर्व हुआ, देखिए जब सरफेस इनवर्ट में कर्व हुआ, जो नॉर्मल है वो एक दूसरे से मीट करने से दिखा, कन्वर्ज हो रहे, एक पॉइंट पे मिलने से दिखा, देखिए एक पॉइंट पे जाके मिल रहे, एक पॉइंट पे जाके मिल रहे। तो जब कर्व सरफेस था, कौन सा कर्व सरफेस, इनवर्ट वाला जो कर्व सरफेस था, उसके जो भी नॉर्मल्स रहेंगे वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगे, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेंगे। वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो इनवर्ट कर्व के अंदर नॉर्मल जो है सो क्या करते हैं, नॉर्मल इनवर्ट कर्व के अंदर कन्वर्ज करते हैं, क्या करते हैं, कन्वर्ज करते हैं, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करते हैं, यानी कि कन्वर्ज यानी कि सारे के सारे जाके एक पॉइंट पे मिलना, सारे के सारे नॉर्मल जाके एक पॉइंट पे मिलना, वो मिलने को कहेंगे हम कन्वर्ज, ठीक है। एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करते हैं, वो पॉइंट को जो पॉइंट पे कन्वर्ज करे वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। चलिए हमने नॉर्मल फाइंड कर लिया प्लेन मिरर के हिसाब से, और दूसरा कर्व सरफेस के हिसाब से जो कि इनवर्ट वाला कर्व है। इनवर्ट वाले कर्व में सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करते हैं, इनवर्ट वाले सरफेस पे सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करते हैं। अब हम बढ़ेंगे और एक कर्व की तरफ जो कि आउटवर्ड कर्व है, जो कि क्या है, आउटवर्ड कर्व, यानी कि जो बेंडिंग है वो बाहर की तरफ बेंडिंग है, अंदर की तरफ नहीं। अंदर की तरफ जब बेंडिंग थी तो सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे थे, सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर रहे। अब जो बेंडिंग है वो बाहर की तरफ बेंडिंग है, वो क्या है, बाहर की तरफ बेंडिंग है। तो देखते हैं कि जब सरफेस कर्व रहेगा आउटवर्ड में तो नॉर्मल का बिहेवियर कैसे है वो देखिए, ठीक है। प्लेन इनवर्ट कर्व, अब हम बढ़ेंगे आउटवर्ड कर्व पे। जब सरफेस आउटवर्ड कर्व में रहेगा तो उसके नॉर्मल्स एक दूसरे से डाइवर्ज होंगे, जैसे आपको दिख रहा होगा, देखिए ये एक एक नॉर्मल है। जब एक सरफेस आउटवर्ड कर्व होगा तो इसके जो नॉर्मल्स है वो एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे, एक दूसरे से डाइवर्ज करेंगे, एक दूसरे से डाइवर्ज तो करें, मगर पीछे से जब देखेंगे हम, ठीक है, यहाँ पर केरे बड़े नहीं, जब हम पीछे देखेंगे, पीछे से देखने पर अपीयर टू मीट होगा एक पॉइंट पे, सामने से तो डाइवर्स करें मगर पीछे से देखने पर एक पॉइंट पे अपीयर टू मीट होगा। तो जो नॉर्मल है वो कर्व सरफेस के अंदर एक पॉइंट पे जाके मिलता है, वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। और जो प्लेन सरफेस के ऊपर नॉर्मल रहेगा आपका परपेंडिकुलर टू दी सरफेस, कैसा रहेगा, परपेंडिकुलर। और जो इनवर्ट कर्व आउटवर्ड कर्व है उसमें नॉर्मल जो आपका इनवर्ट वाले कर्व में एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज करेगा, वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आउटवर्ड वाले कर्व में नॉर्मल तो डाइवर्स करेंगे मगर ऐसे माइनस पे डाइवर्स करेंगे कि दिखने में ऐसा दिखेगा कि पीछे से कहीं जाके मिल रहे, अपीयर टू मीट हो रहे, वो पॉइंट में हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसका आउटवर्ड वाले कर्व का सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ बनता, आउटवर्ड वाले कर्व के सेंटर ऑफ कर्वेचर पीछे की तरफ बनता, ठीक है। समझते हैं ये चीज आपको रेड डायग्राम जब हम करेंगे, जब हम यूनिट के आगे बढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगी। उम्मीद करता हूं आपको ये बात समझ में आएगी। चलिए हम बढ़ते हैं टेक्स्ट बुक पे, ठीक है। टेक्स्ट बुक निकाल लीजिए, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश एससीईआरटी सिलेबस 10th क्लास फिजिक्स, ठीक है, निकाल लीजिए टेक्स्ट बुक। बढ़ते हैं हमारे टॉपिक पे। चलिए लास्ट क्लास में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था, उसके अंदर हमने क्वेश्चंस किए थे, ठीक है। अब हम बढ़ेंगे फाइंडिंग द नॉर्मल टू ए कर्व्ड सरफेस, एक्टिविटी 1, आपकी एक्टिविटी 1। तो चलिए बढ़ते हैं, हमने जितना समझ लगा उतना तो समझ गए अपने अंदाज से। अब जो टेक्स्ट बुक में है, टेक्स्ट बुक वाला कैसे समझाया वो हम समझेंगे, ठीक है। चलिए बढ़ेंगे, देखिए, टेक ए स्मॉल पीस ऑफ थिन फोम और रबर
ठीक है, अभी जो फोम में आपको बताया ना, ये इसे हम फोम कहेंगे, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम फोम कहेंगे। तो क्या करोगे, एक पतला सा थिन फोम ले लो, ठीक है, एक पतला सा फोम ले लो, और नहीं तो ये नहीं तो कौन सा भी रबर ले लो, ठीक है, ये नहीं तो रबर, लाइक द सोल ऑफ ए स्लीपर, जो स्लीपर्स होते हैं आपके, उसका जो तला रहता है ना, नीचे का ऐसा नीचे का, उसे हम सोल कहते हैं, ठीक है। वैसे वाले इसमें आप एक थिन फोम ले लो, यानी तो फिर एक रबर ले लो, ठीक। पुट सम पिंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, पुट सम पिंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। जो आपका प्लेन सरफेस था, जो फोम था, वो फोम के स्ट्रेट लाइन में पिंस को पुट करो, फोम के स्ट्रेट लाइन में पिंस को पुट करो। पुट सम पिंस अलोंग ए स्ट्रेट लाइन ऑन द फोम एज शोन इन द फिगर 1a, जैसा कि मैं आपको फिगर में बताऊं, ठीक। क्या करो, एक फोम ले लो, वो फोम के ऊपर पिंस पुट करो, कैसे, स्ट्रेट लाइन के मैन, कैसे, स्ट्रेट लाइन के, जो कि फिगर में आपको दिखा। उसके बाद ऑल दीज पिंस आर परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ फोम, और ये जो भी पिंस है, ये जो भी पिंस है, ये जो है सब परपेंडिकुलर रहेंगे फोम के, परपेंडिकुलर रहेंगे। अगर ये जो सरफेस है स्ट्रेट वर्टिकल वे में रहेगा तो इसके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल वे में, अगर हॉरिजॉन्टल वे में रहेगा तो इसके परपेंडिकुलर वर्टिकल वे में, यहां पर वही बोला, ठीक है। देखिए, all these pins are perpendicular to the plane of foam if the foam is considered as a mirror, अगर हम अब ये फोम को एज ए मिरर कंसीडर करें, अगर हम समझे कि ये जो फोम है इसे हम कुछ पल के लिए मिरर समझ लें, ठीक है, समझने के लिए मिरर समझो, खाली ऐसे बोलो, ठीक है। If the foam is considered as a mirror, each pin would represent the normal entry point, अगर ये जो फोम है, जो प्लेन फोम हमने लिया था, अगर ये फोम को हम एज ए प्लेन मिरर कंसीडर करें, अगर हम इसको मिरर समझेंगे, कौन सा मिरर, प्लेन मिरर समझेंगे, तो ये जो भी पिन है 1 2 3 4 जो भी ये पिन्स है, ये सारे के सारे पिन्स नॉर्मल है, क्या है, नॉर्मल है, नॉर्मल लिखे। ये पूरे जो भी पिन्स आपको दिख रहे हैं, ये परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, और यही पिन्स को हम कहेंगे नॉर्मल, यही पिन्स को हम क्या कहेंगे, नॉर्मल। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। उसके बाद में देखिए, एनी रे incident at the point where the pin makes contact with the surface will reflect with the same angle as the incident ray made with the pin normal, अगर मान लीजिए, अगर आप कौन सी भी एक लाइट रे आई, ठीक है, कौन सी भी एक लाइट रे आई, लाइट रे आके एक एंगल पे आके मिरर से टकराई, एक एंगल पे आके मिरर से टकराई, तो इसके परपेंडिकुलर है वो नॉर्मल, तो नॉर्मल से इंसिडेंट रहते का जितना भी एंगल है, मान लीजिए कुछ 10 डिग्री, वही सेम एंगल में उन्हें रिफ्लेक्ट करेगी, सेम एंगल 10 डिग्री। तो यहां पर वही बात समझा रहा, देखिए यहां पर और एक बार मैं पढ़ूंगा, ठीक है। एनी रे इंसिडेंट एट द पॉइंट, कौन सी भी रे जो कि आके एक पॉइंट पे इंसिडेंट करती है एक एंगल के फॉर्म में, वेयर द पिन मेक्स कांटेक्ट विद द सरफेस, ऐसे पॉइंट पे आके पड़े कि जहां पर पिन जो है सरफेस के कांटेक्ट में है, यानी कि ये जो पिन है वो सरफेस से लग के, और यही सरफेस के लगे वाले पॉइंट पे आके कौन सी भी लाइट रे जब पड़ेगी, वही सेम एंगल में उन्हें रिफ्लेक्ट करेगी, वही सेम एंगल में उन्हें रिफ्लेक्ट करेगी। और एक बार पढ़ रहा हूं, तेलुगु में जो लिखा है वो समझिए तो आपको फायदा होगा, ठीक है। देखिए, एनी रे इंसिडेंट एट द पॉइंट where the pin makes contact with the surface will reflect with the same angle as the incident ray made with the pin normal, तो हमें मालूम था नॉर्मल कुछ भी नहीं है, नॉर्मल एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस है, जो कि एक इमेजिनरी है, जो कि डिवाइड करता है एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, और हमें रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ मालूम है, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ आपको ये कहता है कि जितना ही एंगल ऑफ इंसिडेंट रहेगा उतना ही एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन रहेगा, और ये जो नॉर्मल है, ये नॉर्मल दो एंगल्स को डिवाइड करेंगे, ठीक है, एंगल ऑफ इंसिडेंट बताएंगे आपको, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बताएंगे, ठीक है। यहाँ पर वही बात है, अगर एक कौन सी भी लाइट रे आके फॉल करी पिन के पास, ठीक है, वही सेम एंगल में उन्हें रिफ्लेक्ट भी करेगी, वही सेम एंगल में उन्हें रिफ्लेक्ट भी करेगी, और ये जो पिन है इसके लिए कहलाएगा नॉर्मल, ये जो पिन है इसके लिए क्या कहलाएगा, नॉर्मल, क्योंकि नॉर्मल है, परपेंडिकुलर है, कौन कैसा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू द सरफेस है, कौन से सरफेस के परपेंडिकुलर है, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर, ठीक है। और कर्व्ड सरफेस में सारे के सारे नॉर्मल्स इनवर्ट वाले कर्व में एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करते हैं, और सारे के सारे नॉर्मल्स आउटवर्ड कर्व में डाइवर्स करते हैं, मगर अपीयर टू कन्वर्ट करते हैं पीछे से, ठीक है। तो आपके पास समझ आया, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। नाउ
bend the foam piece inward as shown in the figure 1b। अब क्या करो, यही जो प्लेन मिरर था, जो प्लेन फॉर्म था अपना, उसको लेके बेंड करो इनवर्ट वाले केस में, जैसा हमने यहाँ पर कहा। ठीक है, ये एक प्लेन मिरर है, ठीक है, मान लीजिए एक प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर के नॉर्मल से सारे परपेंडिकुलर टू द सरफेस है। अब मान लीजिए कर्व्ड सरफेस है, ठीक है, कर्व मिरर है, तो इसका जो नॉर्मल रहेगा वो एक पॉइंट पे जाके, देखिए पिंस को देखिए, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्स करे, वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्स करे, और जो पॉइंट पे जाके कन्वर्स करे वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। Now bend the foam piece inward as shown in the figure 1b. What difference will you observe to the pins? तो जब हम फोम को इन्वर्ट करेंगे, इन्वर्ट कब करेंगे फोम को, तो हम क्या डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे, हम ये डिफरेंस ऑब्जर्व करेंगे कि जो भी पिन से जो प्लेन सरफेस पे परपेंडिकुलर थे, अब वो परपेंडिकुलर नहीं रहे, अब वो एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट कर रहे हैं। वो पॉइंट का नाम क्या है, वो पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। वो पॉइंट का क्या नाम है, वो पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आगे जाके समझेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है। ठीक है, नेक्स्ट, they still represent the normal at various points, but you will notice that all the pins tend to converge at point। जैसे आपके अभी मैंने कहा, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल, ये सारे के सारे नॉर्मल है, मगर ये सारे के सारे नॉर्मल एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ज कर रहे हैं। देखिए कर्व सरफेस के केस में सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करते हैं, मगर जो प्लेन मिरर है, प्लेन मिरर केस में ऐसा नहीं होता। प्लेन मिरर केस में नॉर्मल परपेंडिकुलर रहता, मगर इनवर्ट वाले कर्व में सारे नॉर्मल एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट, भले नॉर्मल कहीं भी हो, यहाँ हो, यहाँ हो, यहाँ हो, कहीं भी हो, नॉर्मल एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट करेंगे। वो पॉइंट का नाम क्या है, वो पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट आगे बढ़िए। If we bend the foam piece outwards, अब अगर हम ये जो फोम पीस था पहले हम इनवर्ट बेंड कर रहे थे, अब जब हम आउटवर्ड बेंड करेंगे तो ये जो पिंस है वो एक दूसरे से मूव अवे होने जाती है, यानी डाइवर्स करें, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग। ठीक है, एक दूसरे से जब दूर जाते हैं पिंस तो इसे हम कहेंगे क्या, डाइवर्जिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये जो पिंस है आउटवर्ड वाले केस में जब हम एक फोम पीस को बेंड करेंगे आउटवर्ड कब में जब हम बेंड करेंगे तो जो पिंस है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो पिंस जो है सो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। सामने से तो ऐसा दिख रहा है कि वो दूर जा रहे हैं, मगर अपीयर टू दिखने में पीछे से दिख रहा है, पीछे जाके एक पॉइंट पे मिल, देखिए ये पिन सामने से डाइवर्ज हो रहे हैं, ऐसे मैनर में डाइवर्ज हो रहे हैं कि पीछे से जाके एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, और ये भी पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पॉइंट हम क्या कहेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये आगे जाके आप और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए समझिए कि आउटवर्ड वाले कर्व में नॉर्मल्स डाइवर्ज होते हैं और इनवर्ड वाले कर्व में नॉर्मल्स कन्वर्ज होते हैं, और प्लेन कर्व में नॉर्मल्स परपेंडिकुलर रहते हैं। अपना टॉपिक क्या है, वो ही है कि कर्व सरफेस में नॉर्मल कैसे रहते हैं वो समझना। नेक्स्ट, if we bend the foam piece outwards we will see that the pins seem to move away from each other, or in other words they diverge as shown in figure 1c। अगर हम फोम पीस को बेंड करेंगे आउटवर्ड में, बाहर की तरफ जब हम बेंड करेंगे तो हमें दिखने में ऐसा दिखेगा कि जो भी आपके पिंस है वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, वो पिंस जो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। इसको हम अलग वे में ऐसे भी कह सकते हैं, वो पिंस डाइवर्ज कर रहे हैं, डाइवर्ज यानी कि एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। ठीक है, this gives us an idea of what is likely to happen with a spherical mirror। यही जो पिंस का कन्वर्ज होना, डाइवर्ज होना हमें ये बताता है कि स्फेरिकल मिरर में क्या हैपन होता है, कुछ भी नॉर्मल के हिसाब से क्या होता और लाइट रे के हिसाब से क्या होता। और हमने पढ़ा था ऑलरेडी पिछले क्लासेस में कि जो कॉन्केव जो इनवर्ट वाली सरफेस है वो लाइट रेस को कन्वर्ट कर दिए, यानी कि कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर बोल के भी कहते हैं। ठीक है, कॉन्केव मिरर क्या, जिसकी सरफेस इनवर्ट में कर दो, और कॉन्वेक्स यानी कि जिसकी सरफेस आउटवर्ड में कर दो। ठीक है, कॉन्केव मिरर का दूसरा नाम कन्वर्जिंग मिरर भी है और कॉन्वेक्स मिरर का दूसरा नाम डाइवर्जिंग मिरर है। तो यहाँ पर वही होता, कन्वर्जिंग मिरर में नॉर्मल्स एक पॉइंट पे कन्वर्ज करते हैं और डाइवर्जिंग मिरर में नॉर्मल्स डाइवर्ज करते हैं, मगर अपीयर टू कन्वर्ज होता है पीछे से। ठीक है, एक बात याद रखिए, A concave mirror will be like the rubber sole bent inward। तो जो आपका concave mirror है वो एक रबर फॉर्म की यानी कि रबर सोल की है जो कि बेंड इनवर्ड हुआ, जो बेंड इनवर्ड हुआ
वो आपका कॉन्केव मिरर है और जो बेंड आउटवर्ड हुआ वो आपका कॉन्वेक्स मिरर है। ये बस उन्हें बोल रहा है, ठीक है। एंड द कॉन्वेक्स मिरर विल बी लाइक द रबर सोल बेंड आउटवर्ड, और जो कॉन्वेक्स मिरर है वो ये रबर सोल की जैसा है जो कि बेंड आउटवर्ड हुआ। उम्मीद करता हूं आपको बात सब कुछ समझ में आई होगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फॉर ए कॉन्केव मिरर like these pins in figure 1b, all normals converge towards a point, all normals converge towards a point, this point is called center of curvature of the mirror। जो पॉइंट पे कन्वर्ज हुए वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी, नहीं समझ में आए तो और एक बार समझ लीजिए, ठीक है। नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है, नॉर्मल एक इमेजिनरी लाइन है जो कि प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर रहती, प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर रहती, वो आपका नॉर्मल है। और इन्हें आपको क्या बताता है नॉर्मल? नॉर्मल आपको एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना है वो बताता, वो कैसे डिवाइड करता है बीच में, ठीक है। ये हो गया। और हमारा टॉपिक क्या है? नॉर्मल को फाइंड करना कर्व सरफेस। प्लेन सरफेस में नॉर्मल परपेंडिकुलर रहता, मगर जब बात आती है कर्व सरफेस की, कर्व सरफेस में नॉर्मल कैसे रहता वो जानना हमारा टॉपिक, ठीक है। कर्व सरफेस में दोस्तों नॉर्मल सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं, एक पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं, वो पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो पॉइंट को हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। और आपकी जो कर्व सरफेस है वो दो तरह के, कितने तरह के? दो तरह के, एक इनवर्ट और दूसरा है आउटवर्ड। एक इनवर्ट है, दूसरा है आउटवर्ड। इनवर्ट वाले सरफेस पे सारे सारे नॉर्मल्स कन्वर्ट करेंगे और आउटवर्ड वाले सरफेस पे सारे सारे नॉर्मल्स डाइवर्स करेंगे, मगर अपियर टू मीट होगा आपकी चीज, ठीक है। आगे जाके हम चीज को समझेंगे। नेक्स्ट यहां पर देखिए आपका टेंजेंट्स का एक एग्जांपल है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से समझाऊंगा, मगर फिलहाल के लिए समझ लीजिए। जो आपका रेडियस है ना, रेडियस ऑलवेज परपेंडिकुलर रहता टेंजेंट के, टेंजेंट के रेडियस परपेंडिकुलर रहता। टेंजेंट यानी कि एक ऐसी लाइन जो कि सर्किल के बस एक पॉइंट को टच करके जा रही है, सर्किल के अंदर से गुजर नहीं, सर्किल से क्रॉस नहीं करी, बस सर्किल के एक पॉइंट को टच करके जा रहे हो, वो लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट। यानी मान लीजिए ये सर्किल है, सर्किल के एक पॉइंट पे जो टच करके जाती वो लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, वो लाइन को हम क्या कहेंगे? टेंजेंट। और हम मालूम टेंजेंट जो सो परपेंडिकुलर रहता है रेडियस के, टेंजेंट क्या रहता है? रेडियस के परपेंडिकुलर रहता। अभी रेडियस क्या है? रेडियस क्या है? वो तो हाफ ऑफ डायमीटर है, हाफ ऑफ डायमीटर है। अभी डायमीटर क्या है? डायमीटर ये जो सर्कल के स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट जो बीच का जो लेंथ है, ठीक है, ये जो डिस्टेंस है इसे हम कहेंगे डायमीटर, और डायमीटर के हाफ को कहेंगे रेडियस, डायमीटर का हाफ को क्या कहेंगे? रेडियस। तो रेडियस जो है सो टेंजेंट के परपेंडिकुलर रहता, रेडियस जो सो टेंजेंट के परपेंडिकुलर। अब ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट भले कहीं भी जाए, यहाँ 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 कहीं भी जाए, सारे के सारे पॉइंट एक ही पॉइंट पे जाके मिलते जो कि आपका सेंटर है। यानी कि यहाँ पर आपको ये बताना चाह रहा कि आप नॉर्मल को कहीं भी ले लो, कर्व सरफेस में आप नॉर्मल को कहीं भी ले लो, कौन से भी पॉइंट पे ले लो, सारे के सारे नॉर्मल्स एक पॉइंट पे जाके कन्वर्ट कर दे। कौन से? यानी यहाँ ले लो, यहाँ ले लो, नॉर्मल कौन से भी पॉइंट पे ले लो, कर्व सरफेस पे नॉर्मल आप कौन से भी पॉइंट पे ले लो, सारे के सारे नॉर्मल से कहां कन्वर्ट करते हैं? एक ही पॉइंट पे कन्वर्ट करते हैं। वो पॉइंट का क्या नाम है? वो पॉइंट का नाम है सेंटर ऑफ कर्वेचर। उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आएगी। थैंक यू। सब्सक्राइब टू माय चैनल माय फ्रेंड्स।